नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। भारत में राम आस्था के साथ साथ राजनीति का भी केंद्र हैं, सो उनसे जुड़ी किसी भी चीज को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का चलन है। इसलिए एक बार के लिए सब सन्न रह गए जब राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कह दिया कि यह कहना मुश्किल है कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के प्रमाण मिलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में कई सारी बातें कही थी, कई सारे लेकिन भी लगाए थे, लेकिन जिन तो बोतल से बाहर आ ही गया। लोग पूछने लगे कि बताइए, राम पर राजनीति करने वाली सरकार को राम सेतु ही नहीं मिल रहा। और उसके बाद जैसा कि स्वाभाविक ही था, बवाल हुआ। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम यही समझेंगे कि मोदी सरकार ने संसद में राम सेतु को लेकर जो कहा उसके मायने थे क्या। तो शुरू करते हैं दी ललन टॉप शो। हुआ यह कि राज्यसभा में शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने 22 दिसंबर को लिखित में एक सवाल पूछा। सवाल क्या कि क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सच है कि भारत की प्राचीन सभ्यता का इतिहास केवल एक मिथक नहीं बल्कि इसे प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाण भी उपलब्ध हैं। यदि हाँ, तो क्या अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे हमारे दूरस्थ उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों से भी वैज्ञानिक रूप से राम सेतु, जलमग्न नगरी द्वारका आदि जैसे स्थानों के अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों, साक्ष्यों के संबंध में ऐसे शोध को शामिल और पूरा किया जा सकता है? सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि भारतीय उपग्रहों ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले राम सेतु क्षेत्र के उच्च विभेदन यानी कि हाई क्वालिटी वाले चित्र प्राप्त किए हैं। तथापि उपग्रह चित्र इस संरचना के उद्भव एवं आयु के बारे में सीधी जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। जलमग्न द्वारका को सुदूर संवेदी उपग्रहों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये सतह के नीचे के चित्र नहीं ले पाते हैं। इसी से जुड़ा सप्लीमेंट्री सवाल राज्यसभा में निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी पूछा था। सदन की कार्यवाही के दौरान 22 दिसंबर की दोपहर 12:45 पर क्वेश्चन आवर के दौरान उन्होंने पूछा कि मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार हमारे गौरवशाली अतीत, इतिहास और वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए वैदिक काल से लेकर आज तक भारत के ऐतिहासिक तथ्य और उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या संभव प्रयास कर रही है। हमें मालूम है कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सवाल अंग्रेजी में था, हमने आपको अनुवाद करके बताया है। तब सदन में मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौखिक जवाब दिया जो कि अंग्रेजी में था, जिसका अनुवाद कुछ ऐसा है। जहां तक उनके द्वारा यहां पूछे गए प्रश्न का संबंध है, राम सेतु उसकी खोज में हमारी कुछ सीमाएं हैं क्योंकि इतिहास 18,000 साल से अधिक पुराना है। अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखें तो वो पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था। जो उन्होंने अंग्रेजी में कहा इस तरह का था कि थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी वी हैव बीन एबल टू डिस्कवर पीसेस एंड आइलैंड्स, सम काइंड ऑफ लाइमस्टोन शोल्स which of course can't be accurately said to be remnants of or parts of a bridge, but they do have a certain amount of continuity in location through which some submissions can be drawn. अनुवाद क्या था हमने आपको शुरू में ही बता दिया क्योंकि ये मामला जैसे कि हमने पहले ही कहा थोड़ा सा सेंसिटिव है। आप हूबहू सुन लीजिए कि मंत्री जी ने जवाब क्या दिया था। Certain limitations in discovering that because the history dates back to about more than 18,000 years and that bridge if you go by the history was about 56 kilometer long. But yes, to some extent through space technology we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honorable members have also taken interest in this. अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इसी बयान को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने पकड़ लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर दिया कि सभी भक्त जन कान खोलकर सुन लो और आंखें खोलकर देख लो, मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण ही नहीं। बिहार से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं। यही बात मनमोहन सिंह सरकार ने कही थी तो बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया था। अब बताओ अंधभक्तों, हिंदू विरोधी कौन? ये नेताजी के शब्द हमारे नहीं। दरअसल
तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु को लेकर लंबे समय से विवाद तो है ही। मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। पहला विवाद तब हुआ जब सितंबर 2007 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज को मानव निर्मित स्ट्रक्चर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा था कि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास के रामचरितमानस या अन्य पौराणिक ग्रंथों को ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना नहीं जा सकता, इसलिए इसके किरदारों या इसमें दर्ज घटनाओं को लेकर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसी जो चीज़ें थी वो इतिहास में अस्तित्व में रहीं। हालांकि बाद में यूपीए सरकार ने अपने हलफनामे में थोड़ा बदलाव करते हुए ये भी कहा कि यदि भगवान राम ने पुल बनाया था तो बाद में उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया होगा। उन्होंने 2008 के हलफनामे में कहा था, सेतु कहाँ है, हम किसी पुल को तोड़ नहीं रहे, वहाँ कोई पुल है भी नहीं, वो कोई मानव निर्मित संरचना नहीं थी। हो सकता है कि उसे किसी सुपरमैन ने बनाया होगा, लेकिन उसी सुपरमैन ने उसे तोड़ भी दिया था। सुपरमैन मतलब सर्वशक्तिशाली व्यक्ति के संदर्भ में कहा जा रहा है, इसीलिए सदियों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। हाल ही में इसकी यानी कि राम सेतु की पूजा होने लगी है। उस समय भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी एक हलफनामा दायर कर कहा था कि एडम्स ब्रिज या राम सेतु रेत और कोरल रीफ से मिलकर बना है और इसे ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व की चीज नहीं कहा जा सकता। तब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की इस बात का पुरजोर विरोध किया था। ये सारा विवाद यूपीए की सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेकर खड़ा हुआ था। बीजेपी का कहना था कि इसके चलते राम सेतु को खतरा है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, वो कनाल प्रोजेक्ट को। उस समय रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि राम सेतु के मुद्दे पर हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, वो आर के पचौरी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की अनदेखी कर रहे हैं। ये हिंदू भावनाओं और मान्यताओं से जुड़ा मसला है। राम सेतु के बिना आप रामायण के बारे में सोच भी नहीं सकते। जाहिर सत्ता पक्ष वाली बीजेपी का स्टैंड 2007 में विपक्ष वाली बीजेपी से थोड़ा अलग है। कई अखबारों में जितेंद्र सिंह के बयान के हवाले से ये लिख दिया गया कि राम सेतु के होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, मगर जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में पुख्ता प्रमाण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है, मुश्किल है। संसद में बयान से तर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मामले में याचिका फायरब्रांड सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई थी। आखिरी बार 10 अक्टूबर 2022 को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी। तब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि 8 साल हो चुके हैं, पर इस याचिका पर कोर्ट के नोटिस के जवाब में केंद्र सरकार हलफनामा ही दायर नहीं कर रही। इस बीच याचिका सुनवाई के लिए 16 बार लग भी गई, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया। दरअसल स्वामी ने फरवरी और फिर जुलाई में भी राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में मुद्दे पर कहा था कि इस मामले में 3 महीने बाद विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को भी एक हलफनामा दाखिल करके अपना रुख स्पष्ट करने को कह दिया था। इससे पहले 2018 में भी राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर चुके थे। हालांकि मोदी सरकार राम सेतु मामले पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। आज तक के संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर सेतु समुद्रम परियोजना और राम सेतु के बारे में कहा था कि समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परियोजना के लिए सरकार कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाशेगी। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल सारा विवाद सेतु समुद्रम परियोजना के शुरुआत के साथ 2005 में शुरू हुआ। विवाद उससे पुराना है, लेकिन ये इसमें आग में घी तब पड़ा। इसकी नींव तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने रखी थी। अब इस परियोजना को भी आप जान लीजिए। सेतु समुद्रम भारत और श्रीलंका के बीच तैयार होने वाली परियोजना है, जिसके तहत वहां के समुद्र को गहरा करके जहाज़ों के आने जाने का रास्ता साफ करना है। अभी बड़ा जहाज़ नहीं निकल पाता है भारत और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है उसमें से। इसके तहत उस संरचना को भी तोड़े जाने की बात थी जो हवाई चित्रों में पुल की तरह दिखाई देती है। अब हिंदू मान्यताओं का कहना है कि वो राम सेतु है जिसका जिक्र है रामायण में। दरअसल भारत के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक जाने के लिए एक जहाज को श्रीलंका के नीचे से चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र उथला है। जहाज़ों को इस यात्रा में तकरीबन 424 समुद्री मील यानी करीब 780 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इसमें 30 घंटे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट बंद नहीं किया, उसे आगे बढ़ाकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए इसे पूरा नहीं किया जा सका। हाँ, गाहे बगाहे बयानों के जरिए यह मामला चर्चा में जरूर रहता है। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब बारी है दिन की सुर्खियों की।
पहली सुर्खी यूपी के बरेली से है। यहाँ के एक सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल है, शायद आपने भी देखा हो, जिसमें बच्चे स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान मोहम्मद इकबाल की नज़्म लब पे आती है दुआ गाते नजर आते हैं, जिसे लेकर उस स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन के खिलाफ हो गई है एफआईआर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने दर्ज कराई है। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र पर आरोप लगाया गया है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मदरसे वाली प्रार्थना पढ़वा रहे थे। दोनों पर छात्रों के धर्म परिवर्तन की तैयारी करने का आरोप भी लगा दिया गया है। फिलहाल स्कूल का वीडियो वायरल होते ही प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को कर दिया गया सस्पेंड और शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन हो गए हैं गिरफ्तार। मामले की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। आज तक के कृष्णा राज के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट दी है कि प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी ने यह बताया है कि वो छुट्टी पर हैं और उनकी अनुपस्थिति में बच्चों से इकबाल की नज़्म पढ़वाई गई, प्रार्थना पढ़वाई गई। इस तरह का एक मामला अक्टूबर 2019 में भी सामने आया था। पीलीभीत के ही बीसलपुर इलाके में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को स्थानीय वीएचपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद सस्पेंड किया गया था। तब भी प्रेयर के दौरान लब पे आती है दुआ तमन्ना मेरी गाने को लेकर विवाद हो गया था, प्रार्थना को लेकर। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि देश के कई निजी और सरकारी स्कूलों में विभिन्न भाषाओं में प्रेयर्स पढ़वाई जाती हैं, जिनमें मोहम्मद इकबाल की लब पे आती है दुआ नज़म भी शामिल है। इससे लिखने वाले मोहम्मद इकबाल और फलामा इकबाल ने ही तराना हिंद यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा था। अगली सुर्खी एक बेहद दुखद हादसे से जुड़ी है। आज 23 दिसंबर को सिक्किम के जेमा इलाके में सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया। इस हादसे में 16 जवानों की मृत्यु हो गई है और 4 जवान घायल हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सेना की 3 गाड़ियों का काफिला चटन से थंगू की ओर जा रहा था, जिसमें से एक गाड़ी खड़ी ढलान वाली एक मोड़ पर संतुलन खो बैठी और खाई में जा गिरी। सेना ने हादसे पर बयान जारी करते हुए कहा कि वो इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद भी की जाएगी। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शोक भी जताया है। अगली सुर्खी संसद से आई है। 7 दिसंबर को शुरू हुआ शीतकालीन सत्र आज 23 दिसंबर को खत्म हो गया। तय वक्त से पहले सत्र अपने निर्धारित वक्त 29 दिसंबर से 6 दिन पहले खत्म हुआ। 13 दिन तक चले सत्र में दोनों सदनों की 13 बैठकें हुई। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा से 7 और राज्यसभा से 9 बिल पास हुए। इस सत्र में लोकसभा में जहां 97% कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा में 103% काम हुआ। आज सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कामकाज का ब्यौरा देते हुए क्या बताया, आप सुनिए। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई है, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सत्र के आरंभ में सदन के एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच, वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों डिमांड फॉर एक्सचेंज पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा चली। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संविधान संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022। सभा में माननीय सदस्यों ने अविलंब लिए लोक महत्व के
374 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 298 मामले सदन के समक्ष उठाए तथा पटल पर रखे। लोकसभा की स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। अब बात राज्यसभा की भी करते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए आपको बताएं कि शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर सभापति पहली बार सदन की कार्यवाही का संचालन भी किया। सत्र के दौरान सदन के कामकाज का ब्यौरा देते हुए उन्होंने क्या बताया, आप अब उनसे सुनिए। 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. (82) starred questions answered. Response to 1920 unstarred questions tabled. 9 bills passed returned after 20-hour discussion with 160 members participation. सत्र के आखिरी दिन भी किस मुद्दे पर हंगामा हुआ? जुडिशरी को लेकर कांग्रेस और राज्यसभा के जो नेता हैं आमने सामने क्यों आए? इन बातों की विस्तृत जानकारी आप हमारे खास शो संसद में आज में देख सकते हैं। ये तो सुर्खियां। अब आपको देते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़। हफ्ते का आखिरी दिन है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत तो है ही। पॉजिटिव खबर क्या है? इस वीडियो में हाथों में गिटार लिए जो लड़की आपको नजर आ रही है वो कुछ वक्त बाद फाइटर जेट की कमान संभालने वाली है। नाम है सानिया मिर्जा। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया जल्द ही देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। सानिया ने एनडीए का एग्ज़ाम पास कर ये मुकाम हासिल किया है। पेशे से टीवी मैकेनिक की बेटी हैं सानिया मिर्ज़ा और उनकी ट्रेनिंग 27 दिसंबर से शुरू होने वाली है। हमारी साथी गरिमा बुधानी ने इंटरव्यू भी कर लिया सानिया का और उनके इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी भी उनसे जानी है। शो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंटरव्यू का लिंक मिल जाएगा, उसे देखिएगा। फिलहाल हमारी ओर से सानिया और उनके परिवार को, उनके दोस्तों को ढेरों बधाइयाँ। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कड़क तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी बारी है। रोज़ रात 9 बजे आप ज़रूरी विषय पर एक क्विज खेल सकते हैं, ललन टॉप क्विज। सब तरह के सवाल होंगे, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए। मौके पर आप इनाम भी जीत सकते हैं। जानकारी तो आपकी बढ़ेगी ही। आप ललन टॉप हैं तो आपको जाननी है अपनी नॉलेज। रोज़ रात 9 बजे क्विज होती है और अगर आपने अब तक के ऐप डाउनलोड नहीं किया है जिस पे क्विज खेली जाती है तो प्लीज़ ऐप स्टोर पर जा करके हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। चलते चलते एक मैसेज और है। हमारे शो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के अगले एपिसोड में मेहमान होने वाले हैं एक्टर नवीन कस्तूरिया। नवीन को टीवीएफ पिक्चर्स में नवीन बंसल के नाम से आप जानते हैं, उनको देखा है आपने। MTV का जिन्होंने रोडीज देखा है और फिर उसके बाद में राउडीज वाला स्पूफ देखा है जो TVF का था, उससे नवीन खूब चर्चा में आए थे। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों पर बेस सीरीज जो TVF एस्पिरेंट्स थी उसमें अभिलाष शर्मा थे और इनका फिर CV बहुत लंबा है। TVF पिक्चर्स के दूसरे सीजन में ये दिखने वाले हैं। ललन टॉप टीम के साथ हुई इनकी बातचीत आप जल्द ही दी ललन टॉप के ऐप, यूट्यूब और वेबसाइट पर देख पाएंगे। अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी तो आपकी है बारी। मौके पर दिखाइए ज्ञान, मौके पर जीतिए इनाम। बस सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ललन टॉप क्विज खेलने का करना है काम।